नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम अबला नहीं अपराजिता, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम लाया गया है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ कहती हैं वो महिलाएं जो समाज में एक उदाहरण के तौर पर आई हैं और जिनके कार्य काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं। आज हमारे साथ IIT ISM की एक विशेष वैज्ञानिक डॉक्टर मधुलिका गुप्ता मौजूद हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक वैश्विक जो उपलब्धि है, इनकी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि, वो हासिल की है। तो सीधे हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में कितना सफलता मिला है और साथ ही साथ महिलाओं के लिए कितना कठिन होता है इस क्षेत्र में कार्य करना। क्योंकि ये जो शोध कर रही हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी समय लगा है, उसमें काफ़ी इनका एफर्ट लगा है। तो हम इनसे जानेंगे कि इनका जो शोध है, जिसके आधार पर इन्हें ये अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि मिली है, वो क्या कुछ कहती है और क्या कुछ महिलाओं को कहती है ये। तो सबसे पहले तो इस उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सो मच। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। जी, तो आपने तो फिलहाल अपने कार्यों से ये सिद्ध कर दिया है कि महिला जो है वो केवल अबला नहीं बल्कि अपराजिता होती है, जिन्हें कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। तो ये जो आपकी उपलब्धि है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। तो ये जो उपलब्धि है ये दी गई है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा, जिन्होंने इस बार 2025-2026 में जो कि महिला वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो भी काम किया है उनको रिकॉग्निशन देने के लिए, उनको साइंस को आगे बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक स्पेशल इंटरनेशनल वुमेन्स डे सीरीज़ में उन महिलाओं को फीचर किया है। तो मैं आभारी हूँ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसके माध्यम से आज मैं आपके समक्ष आ पाई। बिल्कुल। और आशा है मेरी जगह ऐसी और भी बहुत सारी लड़कियां आगे आएंगी और हमारे देश को उन्नत भारत बनाएंगी। जी, तो कैसा महसूस कर रही हैं आपके इस शोध को वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिल रही है, आपके जो एफर्ट्स रहे उसे एक पहचान मिल रही है वर्ल्ड लेवल पर, कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि जो रिसर्च हम आगे लेके जा रहे हैं साइंस के माध्यम से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि आप देखेंगे बहुत कम महिलाएं हैं आज की डेट में, स्पेशली भारत में, जो कि स्टेम के क्षेत्र में, जिसको हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की तरह से जानते हैं। आप खुद भी जानती ही होंगी, जब हम स्कूल में थे तो लड़का लड़की का जो रेशियो होता था सामान्य होता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप उच्चतर स्तर की पढ़ाई करते जाते हैं तो लड़कियां कहीं रह जाती हैं या कहीं खो जाती हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, उस पर भी हम लोगों ने बहुत स्टडी किया है। और आगे आते आते इस स्तर तक मुझे लगता है बहुत कम महिलाएं पहुंच पाती हैं। तो साइंस के माध्यम से देखा जाए तो ये एक सफलता है। उससे बड़ी मैं मानती हूँ कि ये एक तरीका है जिससे कि हमारी जो यंग लड़कियां हैं वो इससे इंस्पिरेशन लें और आज साइंस को अपना करियर माने, अपने भविष्य में सोचे कि डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी बना जा सकता है। तो महिलाएं जो हैं, ये वैज्ञानिक जो हैं, मतलब महिला वैज्ञानिक, मैडम क्यूरी के ज़माने से देखा जा रहा है कि महिलाओं का क्या कुछ प्रदर्शन रहा है और किस तरह से महिलाएं जो हैं एक बार अगर कुछ ठान लें तो वो कुछ करके ही गुजरती हैं और एक नाम जो है और पहचान जो है वो अलग ही बना लेती हैं। तो आपकी ये जो शोध है स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित है, ये क्या कुछ कहती है, इसकी क्या विशेषता है? तो इस जो ये काम के लिए हमें ये सम्मान मिला है उसमें हम लोग सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स जो कि यूज़ होते हैं हाइड्रोजन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप देखेंगे उसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, जो कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स यूज़ होते हैं। पर जो यूज़ होता है आज तक उसका थोड़ा इश्यूज़ है, जैसे कि उनका एफिशिएंसी इतना ज़्यादा नहीं है, या फिर केमिकल डिग्रेडेशन हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जाने से उनमें अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमने जो ये खोज की है उसमें हमने हाई एंट्रोपी पेरोव्स्काइट्स का यूज़ किया है और हमने दिखाया है कि अगर हम इनको सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स में यूज़ करते हैं तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ओवरकम किया जा सकता है। एफिशिएंसी जो है कन्वर्जन की वो बहुत हाई हो जाती है, केमिकल डिग्रेडेशन जो है वो
काफ़ी कम मात्रा पे आ जाता है, और स्टेबिलिटी जो है हाई टेम्परेचर्स पे उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। जी, तो आपकी ये जो जर्नी रही है, हमारी जनता जो है ना, ये इस जर्नी के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं कि आपने साइंस के क्षेत्र में आपका जो इंटरेस्ट है और जो झुकाव है वो कैसे बढ़ा, और आज वैश्विक स्तर पर जो आपको उपलब्धि मिली है, ये यहाँ तक का जो सफ़र रहा, क्योंकि ये सफ़र काफ़ी रोचक लग रहा है और काफ़ी उतार चढ़ाव भरा ज़रूर रहा होगा, तो वो जो आपके लम्हे रहे जो याद किए जाने वाले हैं वो क्या कुछ हैं और क्या साझा करना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों आपकी से? अब ये बात सुन के मैं भी थोड़ा भावुक हो रही हूँ, तो मैं इस बात का जवाब देने के लिए वापस जाना चाहूँगी मेरी स्कूल टाइम्स में। तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं 5, 6, 7 क्लास में फर्स्ट आई, और जैसे कि कॉम्पिटिटर्स होते हैं क्लास में कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड, कौन थर्ड, तो जो हमारी क्लास में सेकंड आ रहा था 3 साल से, वो उसने आके मुझे बोला कि तुम फर्स्ट आके क्या हासिल कर लोगी, चलानी तो कल को तुमको कलछी ही है, तो मुझे फर्स्ट आने दो, आगे तो तुम्हारा कोई भविष्य वैसे भी नहीं है। तब ये बात मुझे बहुत खटकी, क्योंकि हमारे घर में हमने ऐसा नहीं देखा था कि हमें आगे जाके बस कलछी चलानी है, हमें हमेशा यही बोला गया कि पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो वहाँ से मुझे लगा कि कम से कम सिर्फ कलछी तो नहीं चलानी है, कुछ तो करना है। और आप अगर देखें तो मैं ऐसे लड़कों की भी गलती नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो लड़कियाँ हैं वो भी कभी आगे बढ़ के इस तरह से उत्साह नहीं दिखाती हैं कि हाँ हमें जीवन में कुछ करके दिखाना है, और शायद वही धारणा धीरे धीरे लड़कों में भी ढलती जा रही है। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। मैंने सोचा, मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे कॉलेज में पढ़ाना है, और उसके बाद फिर केमिस्ट्री में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, तो वहाँ से फिर बीएससी ऑनर्स मैंने किया केमिस्ट्री में। वहाँ पे भी जैसे हम भी उसी ज़माने से हैं जब ये माना जाता था कि जो बच्चे हैं उनको सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहिए। तो घर में भी ये स्ट्रगल था कि हम हट के एक साइंस फील्ड केमिस्ट्री को चूज कर रहे हैं। तो पापा को बहुत कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो वो चाह रहे थे कि मैं भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूं और इंजीनियर ही बनूं आगे चल के। तो उनको काफ़ी कन्विंस किया। सौभाग्य की बात यह है कि मेरा एडमिशन सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हुआ। वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स रहे, बहुत अच्छा प्रोत्साहन वहाँ मुझे मिला। फिर मेरा एमएससी रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले, और कहना चाहिए जो सब्जेक्ट में एक रुचि थी साइंस के प्रति वो और बढ़ती गई। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि एज अ टीचर भी हम लोगों पे बहुत जिम्मेदारी है कि हम अपने आगे वाली पीढ़ी को किस दिशा में लेकर जाएं। उसके बाद फिर मेरा पीएचडी है आईआईटी दिल्ली से। उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक किया ओक रिज नेशनल लैब से, और वहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगी जो मेरे सुपरवाइज़र थे वो ब्रिटिश हैं। और जब मेरा वहाँ से पोस्ट डॉक ख़त्म हो रहा था और इंडिया वापस आने की बात हो रही थी, तो मुझे याद है उन्होंने मुझसे कहा था कि मधुलिका, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि जिनमें टैलेंट होता है वो उस टैलेंट को यूज़ करना छोड़ देते हैं। तो वो भी शायद जानते थे कि भारत में किस तरह से महिलाओं का स्तर रहा है, तो उसी को ध्यान रखते हुए उन्होंने मुझे कहा था कि मधुलिका, जो शुरू की हो वो छोड़ मत देना। तो वहाँ से एक और इंस्पिरेशन मिला और फिर करते करते यहाँ आईआईटी आईएसएम धनबाद में 2021 में मैंने ज्वाइन किया। और मैं कहूँगी रिसर्च, मुझे प्यार है रिसर्च से, पैशन है मुझे। रिसर्च नहीं हो तो मुझे कंप्लीट नहीं लगता है पूरा दिन। तो वहाँ तक उस तरीके से ये रिसर्च फील्ड में हम आए, और जब हम आए तो ये जिम्मेदारी भी फील हुई कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते बहुत इच्छा होने के बावजूद भी। तो किस तरह से हम उन लड़कियों को आगे लाएं, उनको प्रोत्साहन दें, इस पे भी हमने काफ़ी काम किया है। बहुत सारे यहाँ पे धनबाद के फीमेल गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं उनको हमने बुला के स्टेम एजुकेशन पे बहुत काम किया है। मैं डीएसटी की विज्ञान ज्योति जो स्कीम है जिसके अंतर्गत हम 9वीं से 12वीं क्लास की लड़कियों को ये एम्पावरिंग वुमेन इन स्टेम करके शिक्षा देते हैं,
तो उस पर भी हम लोगों ने बहुत काम किया है जी। और भी हम लड़कियों से जब मिलते हैं जो हमारे यहाँ ही IIT धनबाद में जब आती हैं UG PG स्टूडेंट्स, उनसे भी बात करके हमने पाया है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, नो डाउट, बट अगर आप एक ऊर्जा, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाए रखते हैं तो मैंने ये देखा है कि आपके आसपास के लोगों की धारणा भी बदलती है जी, और वो भी आपका साथ देते हैं। बिल्कुल। तो चैलेंजेस की आपने बात कही, तो वैज्ञानिक जो है, आप अब एक बतौर वैज्ञानिक बन चुकी हैं, तो ये जो यात्रा है ये काफ़ी ज़्यादा सरल तो नहीं रही होगी। क्या क्या चैलेंजेस आपने देखे हैं? देखिए, चैलेंजेस की तो अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा, अभी भी आप अगर लड़कियों में भी देखेंगे या उनके पेरेंट्स को देखेंगे तो लड़कियों को इसीलिए पढ़ाया जाता है कि चलिए एक तो अच्छा लड़का मिल जाए और दूसरा ये रहता है कि चलो कम से कम टीचिंग जॉब मिल जाए जी। जो भी मोस्टली स्कूल का जॉब सबसे प्रेफरेबल जॉब माना जाता है, जिसमें आप 8 बजे जाइए और 2 से 4 बजे तक आइए। हालांकि आजकल टीचर्स का जॉब भी बहुत टफ हो गया है, बहुत लॉन्ग आवर्स उनको भी देने पड़ते हैं इस कार्य में, लेकिन इस तरह की मान्यताएं नहीं है। तो वहाँ पे अगर हटके आप किसी को बोलें कि हमें साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च करनी है, तो क्योंकि इतनी जानकारी नहीं है लोगों को इस क्षेत्र के बारे में, तो थोड़ा सा समझना मानना मुश्किल होता है। कई कई जगह मैं ये भी मानती हूँ कि लोग इसलिए भी आपको एनकरेज नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि आप खुद भी शायद कहीं चलते चलते बीच में रुक जाएंगे या अपना रास्ता बदल लेंगे, तो कई बार इसलिए भी शायद वो साथ नहीं देते। बट अगर मैं अपना सफ़र देखूं तो मैं कहूँगी कि मुश्किलें आई हैं, ज़रूर आई हैं, पर मुश्किलों से पार लगाने वाले लोग भी मिले हैं। अच्छा। तो उस वे में मैं कहूँगी कि भगवान का और मेरे साथ जो मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे जो हमारे कोलीग्स हैं IIT धनबाद में, इनका बहुत सपोर्ट रहा है कि उन मुश्किलों को पार करके आज मैं आपके समक्ष यहाँ बैठी हूँ और सबको आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये मैसेज दे रही हूँ, तो ये एक अच्छी बात है। जी। आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महिला वैज्ञानिकों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो हमारे समाज में अपेक्षाकृत थोड़ा कम पाया जाता है, उनकी भागीदारी कम पाई जाती है। तो आपको क्या लगता है आज के समय में ये तस्वीर बदल रही है? क्या संख्या में बढ़ावा हो रहा है? देखिए, हमने जो भी लड़कियों से बात किया है तो हमने ये पाया है, आप जब किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं ना तो आप एक रोल मॉडल खोजते हैं। बिल्कुल। आज की डेट में अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे कहूँ 3 महिला वैज्ञानिकों का नाम बताइए तो आप सबसे पहले नाम लेंगे मैरी क्यूरी का। बिल्कुल। उसके बाद जो सेकंड नाम आपको शायद ध्यान आएगा वो होगा शकुंतला देवी जी का। उसके बाद हमारी जुबान नहीं खुलेगी क्योंकि हमारा दिमाग उससे आगे नहीं किसी तीसरी महिला वैज्ञानिक को जानता है। हमने पढ़ा नहीं है, हमने जाना नहीं है, क्योंकि है लेकिन इतने शायद आगे नहीं बढ़ के उनका नाम आया है कि हम उन सबको जाने। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ तरीके से उस संख्या को बढ़ाना है ताकि और लोग आगे बढ़ें। हाँ, ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि बहुत बड़े समुद्र में ये शायद थोड़ी छोटी बूंदें हैं, लेकिन जैसा कि हम बोलते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो कोशिश करते हैं वो बूंद बनने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो बूंद बूंद से सागर बनता है और एक छोटा सा प्रयास जो है वो समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मधुलिका गुप्ता से, और इन्हें अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि मिली है और साथ ही साथ ये एक महिला वैज्ञानिक है। काफ़ी रेयर माना जाता है महिला वैज्ञानिकों की, अगर हम बात करें तो समाज में इनकी संख्या जो है ये कम देखी गई है। और अभी हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर इनकी जो उपलब्धि है ये तमाम धनबाद वासी अब इससे परिचित हो रहे हैं इनके प्रयासों से। अगला सवाल मैम मेरा आपसे ये रहेगा कि आपको जो उपलब्धि हासिल हुई है इंटरनेशनल विमेंस डे पर, तो इस उपलब्धि को आप कैसे देखती हैं और नारी सशक्तिकरण में इसको आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगी? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। हम रोल मॉडल सेट करने की कोशिश करें जिसे लड़कियां फॉलो करें और यहाँ तक पहुँचे। साइंस का जो रिकॉग्निशन है वो अपनी जगह है और इससे जो और लड़कियां इंस्पायर होंगी वो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात
मेरे लिए वही है। बिल्कुल। और यहाँ पे कहना चाहिए कि दो चीज़ें एक साथ हो रही है कि हमने जो प्रयास दिए साइंस में, रिसर्च में, उनको एक उपलब्धि मिली और साथ में ये एक प्रेरणाजनक बात बनी और लोगों के लिए। तो मैं मानती हूँ कि शायद दो चीज़ें एक साथ हो पाई इसमें। तो वैसी लड़कियां, खास करके वो छात्राएं जो विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं और कई बार ऐसी अवधारणाओं की शिकार हो जाती हैं कि जो महिलाएं हैं उनमें डिसीजन मेकिंग थोड़ा कम होता है, वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक वो नहीं बन सकती हैं, इस तरह की जो अवधारणाएं होती हैं महिलाओं के लिए कि ये काफ़ी कठिन कार्य है, महिला वैज्ञानिक होना काफ़ी कठिन होता है, उन सभी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लड़कियां हैं, ये कमज़ोरी नहीं, आपकी ताकत है जी। और इसको अपनी ताकत ही समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग जो मानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, ऐसा हमें बताया गया है, ऐसा हम महसूस नहीं करते पर ऐसा हमें बता दिया जाता है। और कहते हैं ना कि जब झूठ को बहुत बार बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है। तो ये इसी तरह की बात है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, जब घर में कोई भारी सामान होता है और घर में लड़का भी है लड़की भी है तो हमेशा लड़के को कहा जाएगा कि तुम उठाओ, जबकि अगर आप सच में वो सामान उठाएंगे शायद आपको भारी लगेगा, लेकिन इतना कठिन नहीं है भारी सामान उठाना। अगर आप बाहर के देशों की बात करें तो बाहर के देशों में लड़का हो लड़की हो सब सामान्य तौर से सामान उठाते हैं। कोई किसी लड़के की तरफ नहीं देखता है कि अच्छा लड़का है मेरे साथ तो ये सामान उठाए, मैं नहीं उठाऊंगी। सब, मुझे कहना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी और की ज़रूरत नहीं है कोई भारी सामान उठाने के लिए या कुछ काम करने के लिए। तो इस तरीके से हमें पहले ये महसूस खुद में करना होगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं और फिर वो करने की हमें कोशिश करनी है। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें सबके रास्ते में आती हैं, पर उन मुश्किलों को पार करते हुए एक नदी जिस तरह से पत्थर पार करते हुए अपना रास्ता बनाती जाती है और वो भी अपना रास्ता बनाती है जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनको चीर के, उसी की तरह से अपनी जिंदगी को समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि कई ऐसी बाधाएं आती है महिलाओं के जीवन में भी, जैसा कि आप भी बता रहे थे, उसे पार करना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो हैं वो सपने तो देखती हैं, लेकिन शादी से पहले जो सपने देखती हैं वो साकार करने के लिए शादी के बाद उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल जाती है, लाइक अपसाइड डाउन हो जाता है। तो ऐसे समय पर क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए महिलाओं को? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है हमारे समाज में, कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सपने देखे थे लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए हैं। उन सभी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? मैं उन सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि अपने आप पे भरोसा रखें, अपना आत्मविश्वास हमेशा कायम रखें। अगर आपको लगता है कि आपको काम भी करना है और आप घर भी संभाल सकते हैं तो आपको ये बिल्कुल करना चाहिए। काम करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप घर का ख्याल ना रखें या फिर आप कहें कि हम खाना नहीं बनाएंगे, ऐसा मेरा कहना बिल्कुल नहीं है। हमें ये हमेशा मानना चाहिए कि अगर हमारी रुचि है खाना बनाने में तो ज़रूर बनाएं। अगर आपकी रुचि है साइंस में तो ज़रूर आप साइंस करें। अगर आपकी रुचि है शॉपिंग जाने में तो आप शॉपिंग जाएं। तो आपकी जो इच्छाएं हैं, अपने इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जी, और अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपका जो ये रिसर्च है, बैक टू द पॉइंट, कि आपने जो ये रिसर्च किया है इसका लक्ष्य क्या है और किस तरह से ये समाज में ये एक बदलाव ला सकता है, बेहतर भविष्य कर सकता है लोगों के लिए? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी जो हमारा मोस्टली एनर्जी जनरेट हो रहा है, भारत की बात करें या हम पूरे विश्व की बात करें, तो सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है फॉसिल फ्यूल्स, जो कि कोयला जिसमें आता है, जिसको हम जानते हैं। तो अभी सभी वैज्ञानिकों का ये फोकस है कि वो अपना रिसर्च रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ डाइवर्ट करें और इस विषय में हर तरफ से पूरे दुनिया में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। हमारा भी यही प्रयास है। तो ये आप कह सकते हैं एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा कदम है, जिसमें हम हाइड्रोजन का जो कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूजिंग सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स, उसको किस तरह से और बेहतर बना सकें, उसका एफिशिएंसी और हाई कर सकें
कि वो इस तरह के यूज़ को वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंट हो सके। तो ये मैं कहूँगी एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देने का हमारा ये प्रयास है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उनके लिए ये काफ़ी बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये बिल्कुल काफ़ी हद तक आप जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, जो कि अभी हमारा विकसित भारत 2047 में भी प्रयास है कि हम क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ रिसर्च करें और मैक्सिमम वहीं से पावर जनरेशन हो, तो उसी दिशा में हमारी टीम का भी ये प्रयास है। अच्छा, तो ये जो रिसर्च है इसके दौरान कोई खास ऐसा पल जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें, कोई ऐसा लम्हा रहा हो? तो देखिए, जब हमने ये शुरुआत की तो जैसे कि मैंने कहा हाई एंट्रोपी पेरोव्स्काइट्स पे जिस समय पे हमने शुरुआत की उस समय पे इतना रिसर्च हुआ नहीं था। तो जो हम लिटरेचर कहते हैं, जिस मटेरियल पे जो अवेलेबल होना चाहिए, जिसको यूज़ करके हम आगे बढ़ सकें, वो लिटरेचर काफ़ी कम था जो अवेलेबल था। तो अपनी तरफ से हमने काफ़ी प्रयास करें। अगर मैं कंप्यूटेशनल भाषा में कहूँ जिसमें मैं काम करती हूँ, तो जो मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम होता है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आई हमें, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर लिटरेचर डेटा था नहीं। करते करते आप मान लीजिए कि 2 से ढाई साल का ये काम है, जो कि हमने जब किया तो जर्नल ऑफ मटेरियल्स केमिस्ट्री ए, जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसमें हमारा ये पेपर पब्लिश हुआ। तो आप मान सकते हैं कि आसानी से इस जर्नल में पेपर एक्सेप्ट नहीं होता है। अच्छा, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा, क्योंकि आपको जो है पूरे धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता सुन रही होगी और शायद देश के बाहर की भी जनता सुन रही होगी। कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जिनके सपने अधूरे रह गए होंगे, कुछ ऐसी बच्चियां सुन रही होंगी जो सपने देखना अभी शुरू कर चुकी हैं, साइंस के क्षेत्र में खास तौर से जो वैज्ञानिक बनना चाहती हैं। तो उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी बच्चियों के लिए, आने वाले कल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी लड़कियों को इस प्लेटफॉर्म से ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने अंदर की ऊर्जा को कभी बुझने ना दें, अपने सपनों से पूरा करने से कभी पीछे ना हटे। रास्ते में डगमगाना हो सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं, कठिनाई आ सकती हैं, लेकिन जो आपका हौसला है उसको बनाए रखिए। अपने लक्ष्य के प्रति जो आपका फोकस है वो आपको पूरी जर्नी में लूज़ नहीं करना है। और जहाँ मैं जर्नी की बात करती हूँ तो हर छोटे छोटे पल को सराहना सीखिए, अपने आप को सराहना सीखिए, जहाँ आप में कमी है उसमें सुधार लाइए। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि लड़का या लड़की अपने सपनों को पूरा ना कर सकें। तो मैं यही कहूँगी कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन डू इट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मधुलिका गुप्ता, जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ IIT ISM में एक बड़ी उपलब्धि लेकर आई हैं। और महिला वैज्ञानिक होने के नाते इन्हें एक सम्मान मिला है इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है समाज में नारी सशक्तिकरण को, और साथ ही साथ जो हमारा जो शो है और इसका जो कॉन्सेप्ट है अबला नहीं अपराजिता, इसको ये भली भांति प्रदर्शित करती हैं कि महिलाओं का जो अगर वर्णन है वो केवल एक अबला तक ही सीमित नहीं है, वो अपराजिता है, यानी उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, परिस्थितियां चाहे जो भी हो। और कहा जाता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तमाम महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि महिलाओं का कोई खास दिन नहीं होता, महिलाओं से ही दिन की शुरुआत होती है, फिर चाहे वो पुरुष हो, बच्चे हो या फिर अन्य लोग हो। तो हमारे इस शो में खास तौर से बने रहने के लिए और हमारे साथ डॉक्टर मधुलिका जो हैं, इनकी बातें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे अगले एपिसोड में अगली शख्सियत के साथ। अगले एपिसोड में अगले किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।